एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्टे पड़े हुए थे और लट्टे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर लकड़ी का किला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा रंगेबाजी करने। उसकी नजर अधरे लट्टे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए किले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्रर्रा की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्रर्रा का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्टे के बीच फंसे किले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस किले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्टे के बीच फंसाया गया किला तो 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्टे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। किला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खौं खौं करता किला सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पार्टों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्टे के 2 चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनाकर करतक बोला, इसीलिए कहता हूं कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो, उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे, अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है, उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है। तब बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? ये तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है, जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात ये कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करतक ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में ये सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। भाई, तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गंवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है, उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करतक ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। दमनक बोला, उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? लो, ये भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वह भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय के कारण का पता करूंगा, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त करूंगा। करतक ने फिर भी शंका जताए, तुम इस विषय में तो कुछ जानते नहीं कि राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राजसेवा के बारे में मैं नहीं जानता, ये तुम कैसे कह सकते हो? बचपन में पिता के साथ रहकर मैंने सेवाधर्म तथा राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना, सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी में अपार स्वर्ण है, उसे तो बस शूरवीर, विद्वान तथा राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। करतक को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? अभी से मैं क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। जैसा प्रसंग आएगा वैसी ही बात करूंगा। उचित अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूंगा।
पिता की गोद में ही मैंने यह नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वह देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों न हो। कराटेक ने कहा, तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंस्र जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गम और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्रूर तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण बड़े कठोर होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और यदि कोई भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करते उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, आप ठीक कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी की इच्छा के अनुकूल कार्य करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से उसे वश में किया जा सकता है। कराटेक ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलेक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वह बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ, बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य भी जुड़ा है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। कराटेक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलेक से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के लिए व्यूह के बीचों बीच बैठे पिंगलेक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया। उसने व्यूह के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व महामंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध करो। दमनक ने बेरोक टोक पिंगलेक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया, साथ ही उसका संकेत पाकर वह निकट ही दूसरे मंडल में बैठ गया। सिंहराज पिंगलेक ने अपना भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से तो रहे? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम तथा अधम हर कोटि के व्यक्ति से काम पड़ सकता है। ऐसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई ऐसा भी अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी ही सेवा लेने का विचार करें। पिंगलेक उस समय उद्विग्न था। बोला, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो दमनक, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। अभयदान पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भाई के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलेक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलेक की दुखती रग ही छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच इस तरह चिंता से व्यग्र होकर क्यों बैठे हैं? उद्धरण। दमनक की बात सुनकर सिंह पहले तो सकुचा गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोल देना उचित समझा। पल भर सोचकर बोला, दमनक, ये जो रह रहकर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ महाराज, बस इसी के कारण मैं क्षुब्ध हूँ। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही थी। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है। जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है, वह स्वयं कैसा होगा? इसी के कारण मैं तो ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूँ। दमनक ने कहा, लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ना तो उचित नहीं है महाराज। शब्द अथवा ध्वनि का क्या है? कितने ही बाजों की ध्वनि भी गर्जना की सी बड़ी गंभीर होती है, और अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले पता तो करना ही चाहिए कि ध्वनि का कारण क्या है। ये तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलेक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? दमनक गोमायु की कहानी सुनाने लगा।